नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य ट्रेड विद टेक्निक में आप लोग को स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है हम लोग का स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस हम लोग देखेंगे। किन किन बातों को ध्यान रख के हम लोग स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं उसको थोड़ा आज डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करो उससे पहले आप लोग को थोड़ा रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक। हम लोग बेसिक पॉइंट को ध्यान में रख के हम लोग स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बेसिक पॉइंट के अंदर फर्स्ट हम लोग का आता है बिजनेस मॉडल, दूसरा हमारा आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, तीसरा हम लोग का आता है प्रॉफिट ग्रोथ, चौथा डेप्थ, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फ्री कैश फ्लो, प्रमोटर्स होल्डिंग, प्राइस अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर, न्यूज और मैनेजमेंट। अगर ये 12 चीज़ों को आप लोग ध्यान में रख के स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा स्टॉक मिलेगा जो कि फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत रहता है। तो चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। बिजनेस मॉडल क्या है? बिजनेस मॉडल वो होता है, आप लोग अगर कोई शेयर को स्टॉक को शेयर या स्टॉक को आप लोग बाय करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको पहले अगर कुछ शेयर को खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो पहले आप लोग आपका जो कॉमन सेंस है उसको यूज़ करना है। तो हम लोग बिजनेस मॉडल में क्या देखना है, हम लोग को ये देखना है कि फ्यूचर में जो भी बिजनेस कोई भी स्टॉक कर रहा है तो वो फ्यूचर में चलने वाला बिजनेस है या नहीं है। फ्यूचर को देख के वो लोग बिजनेस कर रहे हैं या नहीं है। तो बिजनेस मॉडल को आप लोग को देखना है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग अगर लेते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री, आजकल अगर आप लोग अगर बिजनेस मॉडल को ना देख के आप लोग शेयर खरीद लिए और वो शेयर प्लास्टिक रिलेटेड कोई कंपनी का निकला तो आजकल तो प्लास्टिक बैन हो रहा है, गवर्नमेंट का भी बहुत प्रेशर है प्लास्टिक इंडस्ट्री का ऊपर बैन करने के लिए। तो वो क्या होगा, वेस्ट में जाएगा, स्टॉक ग्रोथ नहीं होगा, आप लोग को लॉस भी हो सकता है। और अपोजिट में आप लोग अगर देखेंगे डिफेंस इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस सेक्टर, इन सेक्टर में आप लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं आपको प्रॉफिट का चांसेस बढ़ जाता है। तो बिजनेस मॉडल को सिंपली ऐसा ही देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग का मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन वो होता है जो भी शेयर आप लोग खरीद रहे हैं या कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं उसका जो आउटस्टैंडिंग शेयर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो करंट प्राइस चल रहा है उसको मल्टीप्लाई करने से जो भी अमाउंट आएगा वो मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप बोलते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग तीन भागों में डिवाइड किए हैं, जिसको पहला हम लोग बोलते हैं स्मॉल कैप, दूसरे को मिड कैप और तीसरे को लार्ज कैप बोलते हैं। जो पहला वाला स्मॉल कैप है, इस कैटेगरी में हम लोग का जो स्टार्टअप कंपनी होते हैं, जो कंपनी शुरू हो रहे हैं, वो लोग आते हैं जिनका मार्केट कैप 300 बिलियन, जो डॉलर में 300 बिलियन होता है, डॉलर के हिसाब से 300 बिलियन से 2 बिलियन के अंदर होता है इन लोग का मार्केट कैप। और इसमें क्या होता है, हम लोग को कंपनी जो स्टार्टअप कंडीशन में होता है तो इसीलिए हम लोग को प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलने का चांसेस है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी जो है स्टार्टिंग से वो आप लोग इन्वेस्ट कर दे रहे हैं तो उसमें ग्रोथ होने का चांसेस बहुत रहता है। तो वो
आपका जो इन्वेस्टमेंट को 100 गुना भी कर सकते हैं, उतना कैपेबिलिटी रहता है स्मॉल कैप कंपनीज में। लेकिन इसमें उतना ही रिस्क रहता है, क्योंकि आप लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो स्मॉल कैप है, स्टार्टअप कंपनी है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ये क्या होता है, बंद होने का चांसेस रहता है। तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है और रिवार्ड भी ज़्यादा रहता है। तो वही है पॉइंट, वही है, जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ रिवार्ड भी ज़्यादा है। तो उसके आगे हम लोग देखते हैं तो मिड कैप। मिड कैप क्या होता है, ये मार्केट बन चुका होता है और डेवलपमेंटल कंडीशन में रहता है। तो इस कैटेगरी के अंडर जो भी मार्केट स्टॉक मार्केट का कंपनी जाते हैं वो लोग 2 बिलियन से, उनका जो मार्केट कैप 2 बिलियन से $2 बिलियन से $10 बिलियन के अंदर रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, इसमें स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिस्क रहता है और प्रॉफिट ग्रोथ तो वो लोग कर चुके होते हैं, कुछ ग्रोथ कर चुके होते हैं, तो इसीलिए इसमें स्मॉल कैप से थोड़ा ज़्यादा कम ग्रो होने का चांसेस रहता है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा मल्टीप्लाइज नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इसमें मिड कैप का कैटेगरी में ये सब कंपनी जाता है। तो लार्ज कैप कंपनी में क्या होता है, लार्ज कैप कंपनी जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं उन कंपनी को लार्ज कैप का कैटेगरी में आता है, जिनका मार्केट कैप $10 बिलियन से लेकर $200 बिलियन तक होता है। तो ये कंपनी में क्या होता है, स्मॉल कैप और मिड कैप के हिसाब से इनमें थोड़ा कम रिस्क रहता है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो गए हैं। तो इसमें रिस्क कम रहता है, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ये कंपनी को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मार्केट कैप ज़्यादा है, इसीलिए ये लोग सेकेंड टाइम अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ये कंपनी को खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए इसमें रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन ग्रोथ का जहाँ रिस्क कम रहता है वहाँ रिवार्ड भी कम होता है। इसलिए इसमें अगर रिस्क कम है तो इसमें जो स्टॉक आप लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे इसका मल्टीप्लाई जिससे स्मॉल कैप में 100 गुना हो सकता था, इसमें आपको 10-12 गुना या 5-7 गुना हो सकता है। उससे ज़्यादा आप लोग को एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप लोग को देखना है। तो जो लोग बहुत फंड इन्वेस्ट करते हैं वो लोग क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, स्मॉल कैप से कुछ स्टॉक उठा लेते हैं, मिड कैप से कुछ उठा लेते हैं, लार्ज कैप में उठा लेते हैं। तो इस हिसाब से पोर्टफोलियो का बैलेंस हो जाता है। अगर क्राइसिस कुछ भी आता है इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है हम लोग का जो पोर्टफोलियो का ऊपर। तो नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं प्रॉफिट्स ग्रोथ क्या होता है। जो भी कंपनी को आप लोग चूज करते हैं उनमें प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होते चला जा रहा है या ग्रोथ कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट भी है ग्रोथ, हम लोग को उसको अवॉइड करना चाहिए। और मैं तो कांस्टेंट का बोल रहा हूँ। अगर ग्रोथ कंपनी का ग्रोथ अप डाउन हो रहा है या निचले स्तर पे जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो आप लोग को उसमें से दूर रहना चाहिए। तो प्रॉफिट ग्रोथ को ऐसे दिखना चाहिए आप लोग को, जैसे ग्राफ में दिख रहा है, अप ट्रेंड में जाना चाहिए, ना कि ऐसे डाउन ट्रेंड में आना चाहिए। तो प्रॉफिट ग्रोथ ये बताता है। तो चौथा हो गया हमारा डेट क्या होता है, कंपनी का जो डेट होता है वो डेट मतलब कर्जा होता है। जो भी लोन लेते हैं या बोरो कैपिटल होता है वो कंपनी का जो कैपिटल है, टोटल इक्विटी है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए। हालांकि कंपनी का जो डेट है वो अगर डेट फ्री कंपनी है वो तो बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन अगर
डेट फ्री नहीं है, तो डेट जितना कम होगा उतना अच्छा है। आगे चल के देखते हैं डेट का जो कैलकुलेशन है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है, कैलकुलेशन ऐसा ही होता है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी ROE पर इक्विटी के हिसाब से रिटर्न कितना मिल रहा है, ये इस बात को दर्शाता है। तो इसका जो फार्मूला है ये स्क्रीन पे दिख रहा है, इस फार्मूला कैलकुलेशन ऐसा ही होता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज़्यादा होता है रहता है तो अच्छा है, 15 से ज़्यादा हम लोग को देखना चाहिए। नेक्स्ट जो होता है हम लोग का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट ROCA, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फार्मूला जो है वही है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है ऐसा ही आप लोग को कैलकुलेशन करना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE 20 से ज़्यादा होना चाहिए। 7 नंबर पे हम लोग का आता है फ्री कैश फ्लो। ये फ्री कैश फ्लो क्या होता है? फ्री कैश फ्लो होता है जो कंपनी के पास जो फ्री का पैसा है, जो कि एक्स्ट्रा मनी कुछ होता है ना, उसी को फ्री कैश फ्लो कहते हैं। फ्री कैश फ्लो जितना ज़्यादा होगा कंपनी के पास उतना अच्छा है, क्योंकि वो फ्री कैश में वो कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं, जैसे कि डिविडेंड वगैरह वो लोग दे सकते हैं। इसीलिए फ्री कैश फ्लो होना कंपनी के पास ज़रूरी है, नहीं तो कहीं पे कुछ इमरजेंसी आ गया तो उसमें कंपनी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इसीलिए आप लोग को फ्री कैश का भी ध्यान देना चाहिए। तो आगे हम लोग देखते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग। प्रोमोटर्स होल्डिंग क्या होता है? जो लोग कंपनी का ओनर्स होते हैं वो लोग जो शेयर्स होल्ड करते हैं उसको प्रोमोटर्स होल्डिंग बोलते हैं। ये जो प्रोमोटर्स होल्डिंग होते हैं ये 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो, P रेशियो। ये P रेशियो क्या बताता है? P रेशियो बताता है जो शेयर का वैल्यू है वो अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। तो इसको कैसे आप देखेंगे? इसको देखने के लिए आप लोग जो भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस सेक्टर का रिलेटेड कोई अदर 2-3 शेयर्स में आप लोग P रेशियो को अगर आप लोग मैच करवाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा P रेशियो अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। तो फार्मूला उसका वही है जो दिख रहा है। और ये P रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है, लेकिन इसको मैंने लोअर का 20 और हायर का 45 दिया है। ऐसा कुछ नहीं, जितना कम मिलता है उतना अच्छा है। प्राइस अर्निंग रेशियो। तो 10 नंबर पे हम लोग देखते हैं अर्निंग पर शेयर। पर शेयर में कंपनी का आप लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं आप लोग को पर शेयर में कितना अर्न होता है उसको दर्शाता है EPS। तो ये EPS जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। EPS का फार्मूला जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही है, आप लोग को इसी तरह कैलकुलेशन करना है। आगे देखते हैं न्यूज़ और 12 नंबर पे मैनेजमेंट। ये दोनों एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। न्यूज़, अगर आप किसी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट किए हैं उसका रिलेटेड कुछ बुरा न्यूज़ या नेगेटिव न्यूज़ आ जाता है तो अगर जितना भी फंडामेंटल आप एनालिसिस करके रखिए, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आता है तो वो शेयर डाउन ट्रेंड में जाता है, वो फॉल होने लगता है। तो उसी प्रकार मैनेजमेंट में अगर कुछ गड़बड़ी होता है, कुछ फ्रॉड वगैरह आता है, वो भी तो बुरा न्यूज़ है ना। तो इसीलिए न्यूज़ और मैनेजमेंट जुड़ा रहते हैं। अगर मैनेजमेंट सही से चल रहा है तो बुरा न्यूज़ आने का चांसेस कम हो जाता है। अगर मैनेजमेंट
सही नहीं चल रहा है तो बुरा न्यूज़ आएगा और स्टॉक को क्रैश करा देता है ये न्यूज़। तो न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट होता है और मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग को ये 12 चीज़ को नज़र में रख के आप लोग अगर शेयर सिलेक्ट करते हैं तो आप लोग को फ्यूचर में जो आपका शेयर है वो ग्रोथ होने का चांसेस रहता है और आपका पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव में रहता है। तो ये सबको आपको ध्यान दे के स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए। तो आज के लिए उतना था। थैंक यू।